पर्टिकुलरली बात करूँ तो रीजनिंग की, बिकॉज वो मेरा सबसे फेवरेट और सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन गया था शुरुआत के ही 2 महीने में। बिकॉज मैंने पूरे यूट्यूब में सिर्फ आप ही के वीडियोस देखे थे। वो 10 बजे 10 पजल्स वाली, मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी प्लेलिस्ट पिछले 2 साल से छोड़ी होगी। मैं बहुत देखती थी वो पजल्स, एंड देन बाकी सब्जेक्ट्स के लिए शिफ्ट हो गई। मैंने नोट्स निकाले थे क्रिप्स, लाइक 1-2 पेजेस में मैंने अपने A4 शीट्स में नोट्स निकाले कि अगर 6 डिजिट आए तो क्या टैक्टिक हो सकती है, असेंडिंग जा सकते हैं, डिसेंडिंग जा सकते हैं, प्राइम नंबर जो आप ही ने बताए थे उसी के नोट्स लगाए थे। फिर आप जो मैराथन्स लेते थे 8-9 घंटे, बस उसी को रिलीजियसली फॉलो करा था। लाइक आपको याद नहीं होगा, आप यूट्यूब में बीच बीच में दीक्षा करके बोलते थे, वो मैं ही थी। जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको बहुत बार सजेशन दिया गया है और ये सजेशन आपके सामने लाइव एग्जांपल है कि काम कैसे आएंगे जब आप उसको खुद 4-5 बार एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करोगे, तो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। An academy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज का सेशन आप सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत खास होने वाला है। आज हमारे साथ है दीक्षा, जिनका अभी हाल ही में एसबीआई पीओ में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो सबसे पहले तो अप्रोक्स 500 के आसपास वैकेंसी में पूरे इंडिया में रिजल्ट फाइनल मेरिट लिस्ट में आना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन दीक्षा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो दोस्तों, जो अभी देख रहे हैं ये वही स्टूडेंट है जिन्होंने सिलेक्शन के बाद केक खा खा के अपनी तबीयत खराब कर ली थी। तो काफी दिनों के बाद आज इनसे मिलना हो रहा है और इनकी जर्नी जानेंगे। तो दीक्षा, पहले तो ये बताइए, सबसे पहले किसको बताया था जब आपका सिलेक्शन हुआ, और कितनी ज्यादा पार्टी कर ली कि तबीयत ही खराब कर ली? तो सबसे पहले पापा को बताया था, एंड देन मम्मा को कॉल करी थी, एंड देन कुछ दोस्त थे मेरे दो, दैट इज जयेश एंड जूही, उन दोनों को फिर फोन करा था। एंड वो सब खुश थे क्योंकि उन्हें पता ही था कि हाँ ठीक है कर लेगी, तो उतने ज्यादा वो सरप्राइज नहीं थे। बट मम्मा काफी सरप्राइज थी। तो एंड उसी दिन एक्चुअली 19 दिसंबर था, तो हम क्रिसमस के सेलिब्रेशन के लिए गए थे, तो वही कुछ खाकर खराब हो गई थी तबीयत। इसकी तो वजह से फाइनली इनकन्वीनियंस हो गया, अब तो सॉरी। सब अच्छा है। अब तो परफेक्ट सर। ऑल गुड ना, परफेक्ट। तो जो एस्पिरेंट यहाँ देख रहे हैं, दीक्षा ने 2024 में अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी और इस साल एसबीआई के साथ साथ आईबीपीएस पीओ मेंस का भी अभी ये इंटरव्यू देकर आए हैं। आरआरबी पीओ मेंस का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और आईबीपीएस क्लर्क के फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो दीक्षा, तो अपनी आई जर्नी के आर बारे में बताओ, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई थी, कुछ बताइए एस्पिरेंट के लिए। सो मैंने दिसंबर 2024 से शुरू करी थी प्रिपरेशन बैंकिंग इंडस्ट्री की। एंड वहाँ पे 4-5 एग्जाम्स थी, जैसे आईबीपीएस, सीएसए, जेए, एसबीआई का, एंड देन दोनों के पीओ, एंड फिर आरआरबी पीओ। तो प्राइमरीली मैंने इसी के लिए प्रिपरेशन करी थी, दिमाग में यही था कि एसबीआई पीओ ही करना था। तो फिर इसी साल लकीली 2 बारी एग्जाम्स कंडक्ट कराई गई थी एसबीआई पीओ ने, तो मुझे थोड़ा वर्क मिल गया था एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स तक। एंड देन सब्जेक्ट वाइज काफी सारे सर्स ऑलरेडी यूट्यूब में पढ़ाते थे, तो पर्टिकुलरली बात करूँ तो रीजनिंग की, बिकॉज वो मेरा सबसे फेवरेट और सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन गया था शुरुआत के ही 2 महीने में। बिकॉज मैंने पूरे यूट्यूब में सिर्फ आप ही के वीडियोस देखे थे। वो 10 बजे 10 पजल्स वाली, मुझे नहीं लगता मैंने कोई भी प्लेलिस्ट पिछले 2 साल से छोड़ी होगी। मैं बहुत देखती थी वो पजल्स, एंड देन मैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए शिफ्ट हो गई, जैसे मैथ्स और इंग्लिश एंड वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एंड ऑल। उसके लिए भी फिर मैंने थोड़ा यूट्यूब से ही सर्च करके पढ़ाई करी थी। ओके। तो रीजनिंग की जो बच्चे यहाँ देख रहे हैं, जब मेरी दीक्षा से बात हो रही थी तो एक साल में ही इन्होंने ऑलमोस्ट ना, देखो जो बच्चे देख रहे हैं ये अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। ये सीख सकते हो कि आपका जो एग्जाम में ज्यादा वेटेज का पोर्शन है, चाहे वो मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो। तो जब मेरी इनसे बात चली तो इन्होंने बोला कि मेरे को पता चला था कि रीजनिंग में पजल ज्यादा आता है। तो इसलिए आपने वो सारी पुरानी प्लेलिस्ट जितनी भी 10 बजे 10 पजल वाली थी, वो सारी की सारी रिलीजियसली फॉलो करके अपनी स्पीड वगैरह बढ़ाई, फिर बाकी सब्जेक्ट पे आपने काम किया। तो हाँ। बिल्कुल। अब जैसे आपने सब काम किया तो आपके रीजनिंग में जैसे प्री का पजल कर लिया है, स्टार्टिंग में तो आपने जैसे लगातार पजल ही पढ़ा, आपने बताया। मेंस का पजल करने में कैसे टैकल किए सारी चीज़ों को, या फिर इनपुट, कोडिंग,
मेंस के हाई लेवल वाले बहुत बच्चों से नहीं होते, तो वो कैसे सीखे? तो इनपुट आउटपुट के आप ही के बहुत सारे वीडियोस थे यूट्यूब में। जैसे शुरुआत का लेवल, लेवल 1 2 3 ऐसे करके कुछ वीडियोस थे 2 3 सालों से आप ही के चैनल पे। एंड मैंने बस उसी को फॉलो करा और मैंने नोट्स निकाले थे क्रिप्स, लाइक 1 2 पेजेस में मैंने अपने A4 शीट्स में नोट्स निकाले कि अगर 6 डिजिट आए तो क्या टैक्टिक हो सकती है, असेंडिंग जा सकते हैं, डिसेंडिंग जा सकते हैं, प्राइम नंबर जो आप ही ने बताए थे उसी के नोट्स लगाए थे। एंड फिर आप जो मैराथन्स लेते थे 8 9 घंटे, बस उसी को रिलीजियसली फॉलो करा था। आंसर अगर मेंस के पजल्स की बात करूँ तो मैंने वो काफी बाद में शुरू करा था, बिकॉज ऑलरेडी आपके प्री लेवल ही मेंस की तरह लगते थे पहले पहले। तो मुझे हिम्मत नहीं थी मेंस की करने की, बट आफ्टर, लाइक आपको याद नहीं होगा, आप यूट्यूब में बीच बीच में दीक्षा करके बोलते थे, वो मैं ही थी। अच्छा, अब दे, कि चलो अच्छी बात है। तो वो लाइव अटेंड करने के बाद फिर आपके जितने भी रिकॉर्डेड मेंस लेवल पजल्स थी, मैंने बस वो डाउनलोड करके मैं वॉच लगा कर सॉल्व करा करती थी। एंड फिर उसके बाद जो भी डायरेक्शंस वाले आपके टेक्निक्स थे वो फिर अलग से पढ़े थे। तो मेंस में बेसिकली मेरा यही था कि इनपुट आउटपुट करना है, कोडिंग डिकोडिंग करनी है, और मेंस का एक तो भी पजल करना है जो भी इजी रहेगा वो 3 4 में से। बस हो गया। मतलब आपने जो जो बताई गई चीजें, चाहे वो इनपुट में हो, कोडिंग में हो, जो भी आपको लगता था, फिर आपने वो रूल्स बना लिए अपने एक तरीके से, शॉर्ट्स हाँ, नोट्स से बना लिए कि ये ठीक है, कोडिंग अच्छा। कोडिंग सबके रूल्स बना के रखे थे मैंने कि एग्जाम के पहले पहले मैं 4 5 बारी उसे बहुत रट लिया करती थी। तो फिर वो, मुझे लगता है मैंने अभी तक जितने भी मेंस पेपर दिए मैंने कभी डिकोडिंग छोड़ी नहीं है, कभी मैंने इनपुट आउटपुट नहीं छोड़ा है। तो वो एक कहीं ना कहीं पर्क था कि मैं लीड कर पा रही थी बाकी लोगों से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको बहुत बार सजेशन दिया गया है, और ये सजेशन आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है कि काम कैसे आएंगे जब आप उसको खुद 4 5 बार एग्जाम से पहले उसको रिवाइज करोगे, तो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा कि अच्छा 6 नंबर आ रहे हैं तो ये लॉजिक हो सकता है, 4 आ रहे हैं तो ये हो सकता है। और उसका ही मतलब कहीं ना कहीं रिजल्ट है कि सारे एग्जाम ऑलमोस्ट आप निकाल के यहाँ पर आज हैं। हम्म। तो 2025 में मुझे तो नहीं लगता, जब आप 24 का वीडियो देख के भी आए हो, तो 25 में तो कोई वीडियो आपने छोड़ा ही नहीं होगा, इसका मतलब ये है ना। तो वो पूछना तो सही नहीं बनता। जितने भी आपके टेलीग्राम पे आते थे लिंक्स, लाइक मैं अगर कोई भी सब्जेक्ट कर रही होगी तो भी मैं डायरेक्ट बीच में ही इंटरप्ट करके मैं देख लेती थी, बिकॉज कुछ मिस ही नहीं करना था मुझे। ओके, रीजनिंग तो रीजनिंग ही आपने, मैंने सोच लिया था कि ये सब्जेक्ट चाहिए मुझे, अच्छे मार्क्स हो गया। तो रीजनिंग आपका फेवरेट सब्जेक्ट तरीके से मैं बोलूँ तो रीजनिंग है जिसमें आपने सबसे ज्यादा एफर्ट हाँ लगाए हैं, एक तरीके से ये बोल सकते हैं, हाँ। बाकी जीए जीए आपका कैसा रहा, या इंग्लिश आपका कैसा था, मैथ्स आपका कैसा था? सर, जीए की बात करूँ तो एज मेरा बैकग्राउंड ऑलरेडी डाइवर्स सब्जेक्ट्स को पढ़ के थी तो मुझे बेसिक्स पता था। तो मुझे ऐसी कोई नीड नहीं लगी यूट्यूब से पढ़ने की। तो मैंने डायरेक्ट किसी एक पीडीएफ लेके मंथली का मैंने वो कर लिया, हाईलाइट वगैरह कर लिया, और उसे बारी बार मैं रिवाइज करती थी। एंड अगर इंग्लिश की बात करो तो मैं सिर्फ एंटोनिम एंड सिनोनिम्स को पढ़ती थी एंड फिर मॉक टेस्ट देती थी, और कुछ नहीं। एंड फिर मैथ्स का था थोड़ा कि थोड़ा वीक था मेरा मैथ्स, बट धीरे धीरे फिर वो यूट्यूब से ही करने में मजा आती थी। तो फिर वो भी कुछ प्लेटफॉर्म से लेकर मैंने पढ़ना स्टार्ट कर लिया था। तो जो बच्चे इस समय वीडियो देख रहे हैं, कितने इजीली दीक्षा ने बता दिया, लेकिन उसके पीछे इनकी सालों की मेहनत है। काफ़ी सालों से इंग्लिश में ये अच्छे ही हैं, इसलिए इन्होंने केवल सिनोनियम और एंटोनियम ही पढ़ा, क्योंकि रेगुलर पढ़ाई करते रहते हैं। और बाकी सारे सब्जेक्ट की भी इनको अवेयरनेस थी, अच्छी खासी नॉलेज थी, इसलिए जीए में भी इनको सिर्फ करंट याद करना पड़ा। तो जो वीडियो देख रहे हैं, मैं डिटेल में मैं इनके लिए बता रहा हूँ। और मैथ्स में इनको भी आपकी तरह ही मेहनत करनी पड़ी, इन्होंने भी काफ़ी सारे टीचर्स को देखा, फिर जो इनको अच्छे लगे उनसे इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। अच्छी बात है कि आज फाइनली बहुत जल्दी, आप कितने आवर्स अप्रोक्स पढ़ते थे? अगर मैं आवर्स की बात करूँ, बहुत सारे कुछ लोग पूछते हैं, ये अपना डेली टारगेट रखते थे या किस तरीके से चीज़ों को रखते थे आप? क्या करते थे आप कि डेली टारगेट बनाते तो थे? मैं मेरा हाँ हम्म। हाँ सर, मेरा एक रहता था डिसिप्लिन पहले से ही कि 1 ऑफ एवरी मंथ मैं अपना मंथली और वीकली दोनों टारगेट्स करती थी, और फिर किसी एक दिन का उसके पहली रात को मैं अपना लिख लेती कि मुझे ये करना है। मुझे बस इतना पता था सर कि 12 प्लस आवर्स देने हैं कैसे भी करके।
क्योंकि अगर आप सिर्फ लिखोगे कि ये कॉन्सेप्ट करना है वो कॉन्सेप्ट करना है, तो उसमें क्या होता है ना कि कोई कॉन्सेप्ट आपसे जल्दी बन जाते हैं, तो आपके पास टाइम बचता है। तो फिर टाइम बच के भी आप कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पाते। तो मुझे इतना पता था कि 10 प्लस या 12 प्लस आवर्स पढ़ना है, कितने भी कॉन्सेप्ट्स आए, बस उसमें मतलब डे टू डे लिस्ट मेरी ज्यादा बड़ी होती थी एज कम्पेयर टू मंथली। बट मुझे पता था कि मुझे मंथली कहाँ पहुंचना था, तो वो हो गया था फिर एट द एंड आकर। मतलब आपने हर मंथ का एक टारगेट सेट कर लिया था और उसको अचीव बस करना ही है। और कहीं ना कहीं हाँ। फिर मतलब आप जैसे बोल रहे हो कि उसको एनालाइज भी करना है कि मेरा टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस सर, यस। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो बहुत अच्छा है। काफी बच्चे बोलेंगे कि हाँ, कि यार एग्जाम तो आपने 4-5 निकाल लिए, लेकिन अब जब वो सुनेंगे ना कि हर दिन 10 घंटे 12 घंटे देना, उससे ज्यादा मेहनत करना, वो गोल सेट कर लेना कि मुझे इतने दिन में ये करना है, तो वो कहीं ना कहीं वो बच्चों को लगेगा कि हाँ, कि ये जो देख रहा होगा वीडियो, कि हाँ गोल सेट करना बहुत जरूरी है। चाहे वो कुछ भी हो, आपको अगर कहीं पहुंचना है तो उसके लिए एक पूरा गाइडलाइन होना जरूरी है, डिसिप्लिन होना जरूरी है। बिना डिसिप्लिन के तो आप खैर कहीं पहुंच ही नहीं सकते हो। वेरी गुड। और कोई इंसिडेंट दीक्षा अगर आप शेयर करना चाहो कुछ भी। तो इन एक साल में तो ऐसे कोई इंसिडेंट्स नहीं है। बीच बीच में होता था ऐसा कि ब्रेक ले लेती हूँ। किसी किसी को होता है कि ब्रेक लेने के बाद वो काफी चार्जर अप हो जाते हैं और वो फिर अच्छे से करते हैं पढ़ाई। बट मेरे केस में ऐसा था कि मैं अगर ब्रेक ले लूँ तो मेरा काफी दिन बर्बाद हो जाता था उसके रीस्टार्ट करने में बेसिकली। ओके। तो मैं ब्रेक नहीं ले पाती थी बीच में। एंड वही कि एकदम से जून जुलाई से ही एग्जाम सारी स्टार्ट हो जाती है, प्रीलिम्स मेंस एंड ऑल। तो आप उसी के लिए जाना आना करते हो तो बहुत थक जाते हो। उसमें मुझे काफी दिक्कतें आई थी सर। कभी इसका प्रीलिम्स है, कभी उसका मेंस है। तो वो लेवल को मैच करना, वो ही एक चीज थी कि मुझसे नहीं हो पा रही थी। बट फिर मैंने अडेप्ट कर ली थी कि ओके कुछ भी हो कर लेंगे बाद में। तो बट ऐसी कोई मतलब कि दिक्कतें नहीं आती थी क्योंकि घर। यस कंसिस्टेंसी सर। ब्रेक नहीं करनी बिल्कुल भी, एक तरीके से ये मूल मंत्र नहीं मान सर। सकते हैं। क्योंकि वो देखो, हर एक इंसान का स्ट्रेंथ वीकनेस होता है, जैसे आपने खुद ही बोला कि मेरे को ये कहीं ना कहीं मेरा ड्रॉबैक रहा है, कि मतलब आपकी तरफ से बता रहा हूँ कि अगर आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई तो वापस रीस्टार्ट करने में काफ़ी दिक्कत आती थी आपको। तो जो लोग यहाँ वीडियो हाँ देख रहे सर। हैं उनके लिए अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने कि ब्रेक्स कभी कभी हमारे दिक्कत भी कर सकते हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही जब भी पढ़ाई स्टार्ट करें तो उसको थोड़ा देख कर करें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। और जितनी कंटिन्यूटी रहेगी उतना ज़्यादा चांस रहेगा। क्योंकि कभी कभी हम लोगों के साथ भी होता है कि अगर 4-5 दिन पजल मैं भी ना पढ़ाऊँ तो मुझे भी लगेगा कि अब एकदम से सडनली पढ़ाने जाओगे तो लगेगा कि यार कुछ कमी है। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चाहे आप 2 महीने पढ़ रहे हो, 6 महीने पढ़ रहे हो, 1 साल से पढ़ रहे हो, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। और कुछ दीक्षा, आगे के क्या प्लान है दीक्षा आपके? क्योंकि आप इतनी छोटी सी उम्र में आपने एग्जाम निकाला है, तो अब इसके बाद क्या सोचा है? अभी और आगे, क्योंकि आपके पास तो काफी लंबा समय है, तो इसके बाद क्या सोचा है, क्या करना है और आगे जा सकते हैं आप? तो वही जो प्लान है आपको बताया था, सिविल सर्विसेज करना है। प्राइमरीली लोग बोलते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी भी देकर देना चाहिए, तो मैं वो भी दूंगी प्रॉपरली। बट जो मेरा एक्चुअल गोल है, आई वुड लाइक टू डू दैट ओनली फॉर चलो, नाउ बहुत एटलीस्ट। बहुत बढ़िया। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट कि आप जो चाहते हैं जीवन में वो सब चीज़ें अचीव करें। और फिर जब आप और आगे पहुंच जाएं तो फिर से हम यहाँ पर एक सेशन करेंगे आपके साथ। और खूब तरक्की कीजिए, खूब पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप बहुत आगे जाएंगे, ये मेरी विश है। और गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, ऐसी मेहनत करते रहिए। बाय बाय। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू सो मच सर।